व्याकरण के तहत समास का अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व में समास भाग 1 और समास भाग 2 का अध्ययन कर चुके हैं। इस भाग 3 में जो बचे हुए भेद थे वो समास भाग 3 में हैं, लेकिन समास भाग 3 का अध्ययन करने से पूर्व आप समास भाग 1 और समास भाग 2 का अध्ययन करने से ही समास भाग 3 को, समास के भेदों को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। प्यारे बच्चों, हमने भाग 2 में तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास को देखा था। अब समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इससे कहते हैं, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा उपमेय हो, तब कर्मधारय समास होता है। तो प्यारे बच्चों, हम इसके उदाहरण देखेंगे और ये उदाहरण है विशेषण और विशेष्य के अनुरूप। जैसे समस्त पद विशेषण धन विशेष्य और समास विग्रह। तो नीलकमल शब्द है, इसका देखेंगे नीला धन कमल। तो नीला है विशेषण है और कमल है विशेष्य है, और इसका विग्रह देखेंगे, समास का विग्रह देखेंगे, नीला है जो कमल। इसी तरह दूसरा है महात्मा, महान धन आत्मा। महान जो शब्द है वो विशेषण है और आत्मा शब्द है विशेष्य। तो इसका समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा। उसी तरह तीसरा शब्द है महाराजा। तो महान धन राजा। महान जो शब्द है वो विशेषण है और राजा शब्द है विशेष्य। समास विग्रह देखेंगे महान है जो राजा। इसी तरह हम उपमेय और उपमान के शब्द देखते हैं। तो समस्त पद उपमेय धन उपमान और समास विग्रह। तो कमल नयन शब्द है, इसका देखेंगे नयन धन कमल। तो नयन शब्द है वो उपमेय है और कमल शब्द है वो उपमान है, और समास विग्रह देखेंगे तो कमल के समान नयन। इसी तरह मुख चंद्र। तो मुख धन चंद्र। तो मुख है उपमेय है और चंद्र है उपमान। तो समास विग्रह देखेंगे चंद्र के समान मुख। तो प्यारे बच्चों, हमने ये देखे विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान के शब्दों को देखा। तो इसमें एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि विशेषण उससे कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा काली, ये विशेषण है और विशेष्य बिल्ली, यानी अर्थात काली बिल्ली। तो इसी तरह जैसे यहाँ पर आपने देखा नीलकमल। नीलकमल में नीला विशेषण है और कमल जो है वो विशेष्य है। उसी तरह उपमेय और उपमान को देखते हैं। तो उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान उससे कहते हैं जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना या समानता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर कमल नयन में उपमेय है नयन और कमल है वो उपमान। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अन्य उदाहरण देखते हैं, इसमें केवल शब्द और विग्रह ही है। जैसे महाविद्यालय। तो महाविद्यालय शब्द का विग्रह करेंगे तो महान है जो विद्यालय। मानवोचित का विग्रह करेंगे तो मानव के लिए है जो उच्चित। मालगाड़ी का विग्रह करेंगे तो माल ले जाने वाली गाड़ी। ये सभी एक कर्मधारय समास के उदाहरण है। और अन्य उदाहरणों को देखते हैं, जैसे काला पानी का विग्रह करेंगे तो काला है जो पानी। नीलांबर का विग्रह करेंगे तो नीला है जो अंबर। पीतांबर शब्द का विग्रह करेंगे, पीत है जो अंबर, पीत अर्थात पीला। कर कमल का विग्रह देखेंगे तो कमल के समान कर,
कर शब्द का अर्थ है हाथ। व्रज देह, व्रज देह, व्रज देह समास का विग्रह करेंगे तो व्रज के समान देह, देह अर्थात शरीर। गुरुदेव शब्द का विग्रह करेंगे तो गुरु रूपी देव। भव सागर शब्द का विग्रह करेंगे तो भव रूपी सागर। और विद्या धन शब्द का विग्रह करेंगे तो विद्या रूपी धन। ये सारे उदाहरण अभी हमने देखे वो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। हम समझते हैं कि आप अगर इसका सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो आपको कोई भी शब्द पूछा जाए तो आप कर्मधारय समास को आसानी से पहचान सकेंगे। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों, अब समास का चौथा भेद, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसे कहते हैं कि जहां समस्त पद के दोनों खंड समान स्तर के हो तथा और या अथवा योजक का लोप हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे सुबह शाम, सुबह शाम का विग्रह करेंगे तो सुबह और शाम। राजा रानी, राजा रानी का विग्रह करेंगे तो राजा और रानी। सुख और दुख शब्द का विग्रह करेंगे तो सुख और दुख। इसी तरह वेद पुराण, वेद पुराण का विग्रह करेंगे, शब्द का विग्रह करेंगे तो वेद और पुराण। कागज पत्र, कागज पत्र शब्द का विग्रह करेंगे, शब्द का विग्रह करेंगे तो कागज और पत्र। और शीतोष्ण शब्द का विग्रह करेंगे तो शीत या उष्ण। तो प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन कभी कभी योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में कभी कभी योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है मतभेद। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है मतभेद। इस समास में उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले होते हैं, एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और प्यारे बच्चों, अब हम समास का पांचवा भेद देखेंगे, द्विगु समास। द्विगु शब्द का अर्थ है दो घाय, दो घाय। तो ये यहाँ पर भी द्विगु का विग्रह हो गया। इसी तरह द्विगु समास इसे कहते हैं जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके उदाहरण देखेंगे। त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द का समास का विग्रह करेंगे तो तीन भुवनों का समूह। चौमासा शब्द का विग्रह करेंगे तो चार मासों का समूह। चौराहा शब्द का विग्रह करेंगे तो चार रास्तों का समाहार। उसी तरह अठन्नी शब्द का विग्रह करेंगे तो आठ आनों का समूह। इसी तरह नवरात्र शब्द का विग्रह करेंगे तो नौ रात्रियों का समाहार। और एकांकी शब्द का विग्रह करेंगे तो एक अंक वाली नाट्य रचना। तो ये सभी उदाहरण द्विगु समास के हुए। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम समास के छठे भेद को देखेंगे और वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिस समास में समस्त पदों में कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य यानी बाहर का पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव। नील शब्द का विग्रह करेंगे तो नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव।
चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द का विग्रह करेंगे तो 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। दशानन शब्द का विग्रह करेंगे तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। आनंद शब्द का अर्थ है मुख, आप चित्र में भी देख सकते हो। सपरिवार शब्द का विग्रह करेंगे तो परिवार के साथ है जो वह। सिंह वाहिनी शब्द का विग्रह करेंगे तो सिंह है वाहन जिसका वह अर्थात दुर्गा। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में किस तरह से अंतर होता है, तो समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ये बात सविशेष याद रखना। तो किस तरह से विग्रह, तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, उदाहरण देखते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर शब्द का देखिए पीत यानी विशेषण और अंबर ये विशेष्य, यानी इस तरह से कर्मधारय समास होता है। अगर दूसरे विग्रह की तरफ देखते हैं तो पीला है वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, यानी बहुव्रीहि समास। तो प्यारे बच्चों, एक ही शब्द है लेकिन दोनों विग्रह अलग अलग होने की वजह से समास अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह दशानन, 10 जो शब्द है वो विशेषण है और आनंद शब्द है वो विशेष्य अर्थात कर्मधारय समास है। और दूसरे विग्रह की तरफ देखेंगे तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी बहुव्रीहि समास। आनंद शब्द का अर्थ है मुख। तो यहाँ पर विग्रह से ही कौन सा समास है वो हमें भलीभांति समझ में आता है। प्यारे बच्चों, ये अति आवश्यक समझना बहुत जरूरी है। जब दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद किसी अन्य पद का बोध कराए, तब वहां बहुव्रीहि समास होता है। जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, तब वहां कर्मधारय समास होता है। इन बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। उसी तरह हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर देखेंगे। तो इस तरह से द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में पूरा अर्थात समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। तो उदाहरण देखेंगे। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, इस तरह से विग्रह करेंगे तो द्विगु समास होगा। लेकिन विग्रह इस तरह करें 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो बहुव्रीहि समास होता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, तो द्विगु समास होता है। 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिवजी, बहुव्रीहि समास होता है। तो विग्रह पर ही समास का भेद निर्भर करता है। इसीलिए आप विग्रह किस तरह से करते हो, इसी के आधार पर समास का भेद तय किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आपको आ चुकी होंगी। अब हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, हमने जो समास का अध्ययन किया और पूर्व में संधि का जो अध्ययन किया था, तो संधि और समास में क्या अंतर है इसके प्रति हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो देखिए, संधि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। संधि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो दूसरा है संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल अर्थात जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल अर्थात जोड़, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप यानी संक्षिप्त करना।
तीसरा है संधि का ध्वनि परिवर्तन होता है जबकि समास में प्रायः विभक्ति या अन्य पद का लोप हो जाता है। इसी तरह संधि में जिन शब्दों का योग रहता है उनका मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता, जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो इसी तरह समास में बने शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित भी रहता है और उसमें परिवर्तित भी कर सकते हैं, जैसे बजरंगी ब्रज जैसे है अंग जिसके वह अर्थात हनुमान। इसे और अंतिम देखेंगे संदिष्ट शब्द को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास में समस्त पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये संधि और समास में जो अंतर है वो भी समझ में आ चुका होगा। अब हम गृह कार्य देखेंगे और प्यारे बच्चों, हमने जो आज समास भाग 3 का जो अध्ययन किया इसका मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन को आप अपनी गृह कार्य कॉपी में अंकित कर सकते हो और अंकित कीजिए। तो प्रश्न पहला, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास के 5-5 उदाहरण लिखिए। प्रश्न दूसरा, संधि और समास में क्या अंतर है, अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, समास भाग 3 का जो अध्ययन किया इसमें अगर किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या दूरभाष पर अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।